In our last episode, we looked at India's DPDP Act entirely through one lens, and that is risk, breaches, penalties, and what could go wrong. Important? Yes, obviously, but not the full story. Because today we are flipping the lens. Done right, DPDP isn't just about compliance. It can actually become a growth unlock for Indian businesses over the next couple of years. And our guest today knows this firsthand because his own company learned it the hard way. Hi, I am Priyanka and this is Decoding Data and AI, and joining me Mr. Neeraj Kumar, co-founder of Synki. Welcome, Mr. Neeraj. Thank you, Priyanka. Pleasure is mine. So before we get into the story, let's set the context. Most compliance conversation always focus on risk. Why is that a problem? हम हमेशा breaches and penalties की ही बात करते हैं. ये एक massive problem कैसे है? प्रियंका, ह्यूमन नेचर कुछ इस तरह का है कि हम बाय नेचर लॉस अवर्जन होते हैं। मीन्स अगर हमें कुछ प्रॉफिट हो और कुछ लॉस हो, लॉस की क्वांटिटी अगर कम भी है गेन के कंपैरिजन में, तो वो लॉस हमें ज़्यादा हर्ट करता है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। मान के चलते हैं कि मैंने शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, उस 1 लाख पे मुझे 50,000 का गेन हुआ, मुझे खुशी होगी। लेकिन नेक्स्ट डे अगर मैंने कोई एक ट्रेड ली और उसमें मुझे 25,000 का लॉस हो गया, नेट नेट देखें तो अभी भी मैं 25,000 के प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि पहले दिन मैं 50,000 का प्रॉफिट कमा चुका हूँ। आज मुझे 25,000 का लॉस हुआ है, लेकिन वो 25,000 का लॉस मुझे बहुत ज़्यादा दिनों तक हर्ट करेगा। इसी एंगल से अगर हम डीपीडीपी को देखें, तो डीपीडीपी में भी दो पहलू हैं। एक रिस्क है कि डीपीडीपी कंप्लायंस अगर आपने फुलफिल नहीं की तो आपके ऊपर 250 करोड़ की पेनल्टी आएगी। Yes. तो हमने लास्ट एपिसोड में उसके बारे में बात किया था। आज मैं लेंस को, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम लेंस को फ्लिप करना चाहते हैं, तो मैं जो अपनी ऑडियंस है उसका ध्यान एक दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं, जो कि एक ह्यूमन बायस है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से। डीपीडीपी एक हिडन अपॉर्चुनिटी हो सकती है सभी एसएमईज और इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स के लिए। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं वो ऑलरेडी या तो कंप्लाइंट हो चुके हैं या वो ऑन द वे हैं टू बी कंप्लाइंट। सारी प्रॉब्लम जो है वो एसएमईज और इंडिविजुअल बिजनेस ओनर्स के साथ है। हम खुद एक एसएमई हैं, तो मैं अपना एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं कि कंप्लायंस ग्रोथ को अनलॉक कर सकते हैं या ग्रोथ को हैम्पर कर सकते हैं, और क्यों ग्रोथ पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट रियल एग्जाम्पल है, हमारा एग्जाम्पल है, लास्ट ईयर हम एक आरएफपी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी की आरएफपी थी। अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो वो कंपनी जर्मनी की टॉप 50 कंपनीज में आती थी। 6 मंथ तक प्रोसेस चला, मल्टी स्टेप प्रोसेस था। हमने हर स्टेप में पार्टिसिपेट किया, हर स्टेप में हम क्वालिफाई हुए। लास्ट में केवल 2 कंटेंडर बचे। उन 2 कंटेंडर में से एक सेलेक्ट करने के लिए एक जर्मन डेलीगेशन हमारी कंपनी और दूसरी कंपनी में विजिट के लिए आया। इससे पहले बहुत सारे क्लाइंट्स हमें विजिट कर चुके हैं। नॉर्मली जब कोई क्लाइंट आपके यहाँ विजिट करने आता है तो ऑलमोस्ट डील डन होती है। उसमें सिर्फ आपका कल्चरल फिट देखा जाता है, ये देखा जाता है कि हाँ, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। प्राइस का थोड़ा नेगोशिएशन हो जाता है एंड देन अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इस केस में भी हम मान के चल रहे थे क्लाइंट आएगा, हम अपनी जो भी नेगोशिएशंस हैं उन्हें फाइनल स्टेज पे लेके जाएंगे, डील डन करेंगे। लेकिन जब वो जर्मन डेलीगेशन आया तो हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस थे। वो लोग एक चेक लिस्ट लेके आए थे जिसमें वो बहुत सारी चीज़ चेक करना चाह रहे थे, और उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम उस आरएफपी से आउट हो गए, वो एक कंप्लायंस से रिलेटेड थी। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे वो कंप्लाइंस क्या थी? हाँ, तो प्रियंका वो कंप्लायंस थी ईएसजी, ओके. और ये टर्म उससे पहले हमने सुनी भी नहीं थी। ईएसजी स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस। अब इसमें वो क्या देख रहे थे? पहली बार में हमें बड़ी ट्रिवियल लगी वो चीज़। उन्होंने देखा
कि जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस था, क्या वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है? क्या उसमें अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज इंस्टॉल्ड हैं? क्या प्रॉपर सैनिटेशन का अरेंजमेंट है? इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड था एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। गवर्नेंस डायरेक्टली हमारे लिए था कि क्या हमारी कंपनी में कोई गवर्नेंस पॉलिसी है, किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिटेन करते हैं। अब ये जो नॉर्म्स हैं, ये यूरोप में, अमेरिका में और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ये स्टैंडर्ड हैं। इनके बिना वहाँ बिजनेस आप कर ही नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ आने के बाद वो लोग दूसरी कंपनी में गए। 1 हफ्ते बाद उन्होंने हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया। उन्होंने हमें कहा कि टेक्निकली हम दूसरी टीम से ज़्यादा बेहतर थे, ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं हुए क्योंकि हम ये ईएसजी वाली कंप्लायंस को फुलफ़िल नहीं कर पाए। वो एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था हमारे लिए। हम ये अज़्यूम करके चल रहे थे कि ये डील डन है, और अगर वो डील सच में डन हो जाती, तो हमारी कंपनी की ट्रैजेक्टरी बदल जाती। Compliance ना हो पाना is a massive loss. So how did your company reacted to that situation? ऑनेस्टली अगर बात करूँ प्रियंका, इनिशियली बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। 2 दिन तक तो हमें समझ ही नहीं आया हम कैसे रिएक्ट करें। लेकिन थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन किया, देखा 2 रास्ते हैं अब हमारे पास। पहला, कि हम जैसे पहले काम करते थे, वैसे ही करते रहें, ये अज़्यूम करके चलें कि ये एक वन ऑफ केस था, बाकी क्लाइंट आते रहेंगे, उनके साथ हम काम करते रहेंगे। दूसरा, जब एक बार आपको पता चल जाए कि आपके साथ ये एक प्रॉब्लम है, तो आप उसे एड्रेस करें, रिज़ॉल्व करें, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। तो एक आसान रास्ता था, जैसे काम कर रहे हैं अभी तक वैसे ही करते रहें। दूसरा मुश्किल रास्ता था, हमने मुश्किल रास्ता चुना। हमने आइडेंटिफ़ाई किया हमारे गवर्नेंस के क्या-क्या गैप हैं, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के क्या-क्या गैप्स हैं, उन्हें कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। हमने सबसे पहले अपना ऑफ़िस चेंज किया, उसके बाद अपने गवर्नेंस के गैप फ़िल किए, सर्टिफ़िकेशंस किए, एंड देन जो क्लाइंट था उसे दोबारा रीच आउट किया। हम जानते थे कि हम इस डील से आउट हो चुके हैं, फिर भी हमने उन्हें बताया कि हमने उनका फीडबैक सीरियसली लिया है और ये मेजर्स लिए हैं, आज हम इस स्थिति में हैं। और हमने उन्हें साथ में ये भी बताया कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि वो हमें कंसीडर करेंगे। लेकिन 6 महीने बाद एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि वो कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से जर्मनी की टॉप 50 कंपनीज़ में आती थी। उनकी सिस्टर कंसर्न्स यूरोप के हर एक देश में हैं। तो 6 महीने बाद उनकी किसी एक सिस्टर कंसर्न को एक वेंडर की तलाश थी। Okay. हम उन्हें रीच आउट करके बता चुके थे कि हम ये गैप फिल कर चुके हैं। उन्होंने अपनी सिस्टर कंसर्न को हमारा रेफरेंस दिया, अपनी पूरी जो उनकी फाइंडिंग्स थी, जो 6 महीने हमने आरएफपी में पार्टिसिपेट किया था, वो सारी फाइंडिंग, हमारे इनिशियल गैप, उसके बाद के हमारे फॉलो अप एक्शन, सब उस अपनी सिस्टर कंसर्न के साथ शेयर किए। वो सिस्टर कंसर्न ने हमें रीच आउट किया, उन्होंने एक आरएफपी फ्लोट की, अब हम उस आरएफपी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट्स रियली ग्रेट। बट जो आपने अभी एग्जांपल दिया वो एक फॉरेन कंप्लायंस का है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीपीडीपी की। तो आप इन दोनों को इंटरकनेक्ट कैसे कर रहे हो? आप क्या समझाना चाह रहे हो एक फॉरेन कंप्लायंस के एग्जांपल से? देखो, कंप्लायंस कंप्लायंस होती है। अब हम कह सकते हैं कि ये ईएसजी है जो है, ये यूरोप से रिलेटेड है, डीपीडीपी इंडिया से रिलेटेड है। लेकिन जो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है वो है, अगर आप कंप्लायंट होते हैं तो आपके ग्रोथ कैसे अनलॉक होती है। कोई भी कंपनी जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, गोइंग फॉरवर्ड, अगर उसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा क्लाइंट चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, उसे अपने आप को कंप्लायंट बनाना ही पड़ेगा।
अभी जो आपने आंसर दिया वो काफ़ी जेनेरिक था। आई वांट यू टू गिव एन कंक्रीट आंसर, लाइक अगर कोई एसएमई इसे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा है तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो बहुत कम ऐसे एसएमई या इंडिविजुअल बिज़नेस ओनर होंगे, जो इसे इन्वेस्टमेंट की तरह से देख रहे होंगे। एग्ज़ैक्टली। इस पॉडकास्ट का हमारा पर्पज़ ही यही है कि वो इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह से देखें, ना कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह से। तो मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि अगर वो अपना माइंडसेट चेंज करें तो उन्हें क्या एडवांटेज मिलेगी। सबसे पहली चीज़, आपके लिए ग्रोथ के नए दरवाजे खुल जाएँगे। आज आप जिस लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड आप उससे ज़्यादा बड़े लेवल पे बिज़नेस कर सकते हैं। आप जो गवर्नमेंट के टेंडर्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जो बड़े एंटरप्राइज़ेज़ हैं, उनके वेंडर बन सकते हैं। अब इंडिया में एक प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम भी नहीं कहना चाहिए, कल्चर है। हम जिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी से आए हैं, यहाँ अगर हम बात करें चाइना की और इंडिया की, तो इंडिया में सर्विस बेस्ड बिज़नेस ज़्यादा है। हम खुद एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस स्टार्ट करना आसान है, उसमें इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है। तो कोई भी आदमी एक लैपटॉप लेके एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, जैसे हमने ये कंपनी स्टार्ट की। 2 लोग मिले, लैपटॉप पे कोड करना शुरू किया, एक क्लाइंट मिला, उसके रेफ़रेंस से दूसरा क्लाइंट मिला, तीसरा क्लाइंट मिला। तो हम इस तरह से चलते चले जाते हैं। जिस तरह के हमारे क्लाइंट होते हैं इनिशियली, उन्हीं के रेफ़रेंस से हमें क्लाइंट मिलते चले जाते हैं। समस्या आती है जब हम अपने ऑर्बिट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ऑर्बिट से बाहर जाने का मतलब मेरा ये है कि आज मैं एक एसएमई हूँ और मेरा टारगेट क्लाइंट बेस भी एसएमई है। मुझे इस ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए लार्ज एंटरप्राइजेज़ को अपना क्लाइंट बनाना पड़ेगा, या बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने पड़ेंगे। समस्या आती है किसी भी लार्ज एंटरप्राइजेज़ में या किसी भी गवर्नमेंट में, जो बिज़नेस होता है, जो वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। उसमें क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया में जितनी भी उस टाइम की कंप्लायंसेस होती हैं, वो सब मैंडेटरी होती हैं। तो अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं, एसएमई ओनर हैं, और आपको लगता है कि नहीं, मेरी तो ऑर्बिट यही है और मैं यहाँ खुश हूँ, डीपीडीपी आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको उसे इन्वेस्टमेंट की तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज आपकी ऑर्बिट ये है और कल को आपको इसे बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। आपको ये माइंडसेट का जंप करना पड़ेगा पहले। जब माइंडसेट का जंप होगा, तब एक्चुअल में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ग्रोथ का जंप होगा। ये था एक पहलू। दूसरा पहलू है, डीपीडीपी डील करता है डेटा के साथ। आजकल आपने देखा होगा हर जगह एआई, एआई, एआई का बज़ है। हर प्रोसेस को एआई सिंप्लीफाई कर रहा है। हर एक जगह, हर कंपनी में एआई मॉडल ट्रेन किए जा रहे हैं, उनका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन साथ में एक ट्रेंड भी आपको दिखेगा, अगर आप लिंक्डइन पे या जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ जाके देखें, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, लोग कह रहे हैं कि कोई भी एआई मॉडल उतना ही एफ़िशिएंट है, जितना क्लीन डेटा है। अगर आप एक गार्बेज डेटा के ऊपर एक एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे, तो उसकी प्रेडिक्शन भी गार्बेज होंगी। जब इस तरह की कंप्लायंसेस आती हैं, तो ये आपको एक अपॉर्च्युनिटी देती हैं कि आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड देन उसके ऊपर जब आप एआई इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको ऐसे बेनिफिट मिलेंगे जो अभी आप सोच भी नहीं रहे हैं। ये आपके लिए एक अलग तरह की अपॉर्च्युनिटी होगी। आपको लगता है कि कंप्लायंट होने से कस्टमर ट्रस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगा? 100%। आप अगर कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो आप सबसे पहले उसके रिव्यू देखते हैं। रिव्यू क्या रिप्रेज़ेंट करता है? ट्रस्ट।
अगर आप किसी कंपनी के साथ बिज़नेस करते हैं और वो कंपनी आपको सर्टिफ़िकेशन दिखाती है कि वो एक्स कंप्लायंस को सैटिस्फाई करती है, और एक कंपनी है, मैंने खुद ही एग्ज़ाम्पल दिया कि जर्मन डेलीगेशन हमारे पास आया, उन्होंने कहा टेक्निकली हम ज़्यादा एफिशिएंट थे, लेकिन ईएसजी कंप्लायंट नहीं थे, उन्होंने हमें सेलेक्ट नहीं किया। नीरज सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी तक मैं भी इसको एक सिर्फ रिस्क की तरह से देख रही थी, बट अब मैं इसे ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की तरह देख रही हूँ। पर मेरा एक और क्वेश्चन है, अदर देन रिस्क एंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, क्या इसका कोई और भी पहलू है? हाँ, बिल्कुल। बिज़नेस में 3 पहलू होते हैं। कोई भी बिज़नेस पैसा बनाने के लिए या प्रॉफ़िट कमाने के लिए एग्ज़िस्ट करता है, और प्रॉफ़िट कमाने के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला है ग्रोथ, जो आज हमने कवर किया। दूसरा है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैं कितना भी पैसा बनाऊं, अगर उतना ही मैं खर्च कर दूं, उसे बचाऊं ना, तो मैं सर्वाइव नहीं करूंगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी डील करती है कि आप अपने प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे पैसा बचा सकते हैं। बिजनेस में अगर आप 1 रुपया बचा पा रहे हैं, तो वो आपके लिए 1 रुपया कैपिटल है, जिसे आगे आप इन्वेस्ट करके ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरा पहलू होता है रिस्क, जिसमें हम अनफोर्सीन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब हमने पहला एपिसोड अपना किया था, उसमें हमने केवल रिस्क की बात की थी। आज हमने ग्रोथ की बात की है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि डीपीडीपी आपके लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकता है। You nailed it in the explanation. Now, last request, one line message for our viewers. मैसेज है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो डीपीडीपी हो या कोई भी हो, अलग-अलग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, तो आपका विज़न जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, आपको सेम चीज़ अलग-अलग एंगल से समझ आएगी। Thank you so much for watching us. We looked at DPDP as in growth investment today, and in next episode, we will talk about operational efficiency. Till then, take care. Bye.